वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन हमारा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप क्लास 11th में हो, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन से जितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं मैं आज कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में करा दूं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए चाहे वैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई होम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री का अगर रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स है तो हाइड्रोकार्बन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आज यहाँ पे करा के और ख़त्म कर दूंगा, जिससे इस चैप्टर का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। और जो भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको तो मैं आंसर कराऊंगा, मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक कोशिश करूंगा जितने भी टॉपिक क्वेश्चंस हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स हो, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम देंगे तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, ऐसा नो देख लेते देखो यहाँ पे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान वे में चीजें समझाई जाए। हाइड्रोकार्बन देखो ये हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन का आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करना है। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, मैं इसको दो भागों में तोड़ रहा हूँ, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो को मैं कह देता हूँ हाइड्रोजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन मैं कह देता हूँ और इसको कार्बन कह देता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या डेफिनेशन मिल जा रहा है आपको, इस दोनों को मिला दीजिए, यही हाइड्रोकार्बन होता है। इस दोनों को मिला दीजिए, कैसे मिलाना है ये हम लोग देख लेते हैं। क्या कहते हैं, देखो इन दोनों को मिलाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन को एक रेशियो में मिलाएंगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हमें क्या डेफिनेशन मिल रहा है यहाँ से, देखो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या है द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स के इंपॉर्टेंस को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जो फ्यूल्स यूज किया जाता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ फ्यूल, मतलब इसको ज्यादातर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे आपका हो जाए एलपीजी, आप जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये हो गया, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये हो गया, और आप सिलेंडर में ब्यूटेन प्रोपेन भरा ही जाता है, जानते ही हैं। ठीक है, जैसे फिर डीजल हो जाए, फिर पेट्रोल हो जाए, देखो पेट्रोल हो जाए, फिर कैरोसिन हो जाए, ये सब क्या है, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सब आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। या कोल ले लीजिए जिसे कोक भी कहते हैं, कभी-कभी हम लोग कोक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर इन सबको अगर हम अपने लाइफ से निकाल दें तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये सब हमारे क्या है, ईंधन है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को और फास्ट करके देखें तो नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल 1 पे होता है। आप यहाँ से सेटिंग में जाके जो है तो 3 डॉट होते हैं, वहाँ से स्पीड बढ़ा के आप इस वीडियो को जो हम 1 घंटे में बनाएंगे या इससे अधिक समय में बनाएंगे उसको आधे घंटे में देख सकते हैं। तो स्पीड बढ़ा के अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कम ही समय में देख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आज हाइड्रोकार्बन से कोई टॉपिक आपका छूटा ना रह जाए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हो जाए और आसान, सबसे आसान वे में मैं कोशिश करूंगा, जिससे हम नहीं जानते हैं कि हमारे हर क्लास के बच्चे, हर तरीके के बच्चे एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब वो सब्जेक्ट उठाते हैं तो उनको कठिन लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट कठिन न लगे और खेलते हुए आप सारे सब्जेक्ट को या सारे चैप्टर को पढ़ डालिए। तो देखते हैं आप लोग कितना देख के इसका फायदा ले पाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आप लोग इस वीडियो का कितना फायदा ले पाते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। चलो, तो हम लोगों ने देखा, और तो ये क्या हो गया, मतलब जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए अदर चीज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में देखें, अगर हम लोग अदर चीज में हाइड्रोकार्बन्स में देखें, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीथीन। क्या पढ़ा होगा, पॉलीथीन, जिसे हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीस्टायरीन,
पॉलीप्रोपीन, बहुत सारे एक्सेट्रा अगर आपके देखिए तो ये भी क्या है, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीमर हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीमर, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीमर है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं, जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं, मतलब हायर कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, बी यूज एज ए सॉल्वेंट ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पेंट आदि में भी यूज किया जाता है, पेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं, एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़े हम लोग इसमें क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्या है क्लासिफिकेशन, हम लोग जो देखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स का जो है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन हमने एक इसके प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसमें आपको दिया गया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स ऐसे आप ध्यान दीजिए, ऐसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे ये मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो ये मेनली ध्यान देंगे, ये मेनली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसको मैं चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, ये देखना है ये इसको 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है और थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेटेड एक्सी में लिख रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अब देखिए यहीं से सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये आपका हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम देखो यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि यहीं पे डिटेल में आ जाए, जिससे हमारा वीडियो कम से कम बड़ा हो। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया कि जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो, कार्बन की सभी वैलेंसी क्या हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड हो जाए। कार्बन की सभी वैलेंसी क्या हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड हो। ध्यान देना, जैसे ये हो गया आपका, देखो इसमें ये आपका हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। अब देखिए यहाँ पे मीथेन हो गया। इसमें कुछ चीज हम लोग और देख लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ध्यान देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो प्रत्येक कार्बन होता है, ध्यान देंगे जो प्रत्येक कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा एक पॉइंट जान लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में S का जो परसेंटेज होता है वो 25% होता है। ध्यान देंगे S का परसेंटेज 25 होता है और P का जो होता है वो 75% होता है। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये ध्यान देंगे कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बेटा ध्यान देंगे, हर चीज में कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे चीज में आपको सब दे दूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं। इस जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या एल्केन्स होते हैं, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, और उसका क्या नाम है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लोग क्या देखते हैं, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक नाम हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन्स। देखिए पैराफिन्स इसको कहते हैं। किसको पैराफिन्स कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। और इसको पैराफिन्स जो ये ग्रीक वर्ड से है, इसका मतलब होता है 2 वर्ड से, पैरम प्लस एफिन्स। अब देखिए पैरम प्लस एफिन्स, पैरम इज लेस और एफिन्स मींस रिएक्टिविटी। मतलब ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। क्या, किसको पैराफिन्स कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो तो एल्केन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और इसको जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, एल्केन्स कहते हैं। तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या देखते हैं कि एल्केन्स भी आते हैं। ध्यान देना बेटा, एल्केन। ठीक है, एल्केन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एल्केन के बारे में हम लोग और देख लेते हैं कि एल्केन के बारे में होता क्या है। ठीक है, तो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CN
H2N+2 होता है, ये जिनका जनरल फार्मूला होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो CH4 होता है। अब नेक्स्ट मेंबर क्या करने के लिए अगर हम इसमें नेक्स्ट में क्या जोड़ दें, CH2 जोड़ दें, तो ये हमारा नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारा C2H6। देखो फिर नेक्स्ट जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे C3H8। अब देखिए इन सब मेंबर में ध्यान देंगे, ये सब मेंबर देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ये सब मेंबर ऐसे आपको 3 ऑप्शंस दे देगा, ऐसे पूछेगा, ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे एंड ये पूछेगा व्हाट आर दे। तो ये क्या है, इसको हम लोग होमोलॉगस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, होमोलॉगस। अब देखिए होमोलॉगस में बोलते हैं कि ये क्या है, सभी हाइड्रोकार्बन से है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें एक मेंबर से दूसरे मेंबर के होमोलॉगस में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का होता है। अब देखिए इसलिए होमोलॉगस सीरीज से कर सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं और इस ऑर्डर में कहा गया है, अरेंज किया गया है, तो इसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। या हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लें तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में कितने का 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। वन मेंबर से नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर की तरफ 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो ये आपका होमोलॉगस सीरीज हो गया। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, दो कंपाउंड दिए होते हैं या उससे अधिक कंपाउंड जो कंपाउंड दिए रहेंगे उसमें सब में CH2 का डिफरेंस पाया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ, देखो CH4 C2H6 C3H8 है, तो इसमें अगर डिफरेंस निकालूं तो CH2 का डिफरेंस आएगा, इसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा, अर्थात ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज में है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ सकता है कि ये और ये होमोलॉगस तो नहीं, ये होमोलॉगस नहीं होगा। जब दो मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा तो ही वो होमोलॉगस कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे अगर कंपाउंड्स हैं तो इसे हम होमोलॉगस सीरीज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसी में एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं जो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने देखा कि ये, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, अभी मैं पुनः आपको बताने की कोशिश करूं जिससे कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में नोट कर लें। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन्स पढ़ रहे हैं। अब एल्केन्स में हम लोगों ने क्या देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स और नोट करना चाहें तो वो ऐसे बेटा थोड़ा आपको शार्ट में ही पढ़ना होगा क्योंकि सिलेबस बहुत हैवी है, तो हम हर चीज़ के लिए नोट्स नहीं बनाएंगे, शार्ट नोट से पढ़ेंगे जिससे हम एग्जामिनेशन के टाइम में उसको मैक्सिमम रिवाइज कर पाएंगे। जब हम बहुत बड़ा नोट्स बना लेते हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम उतना रिवाइज नहीं कर पाते, हमारी भी एक कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसे पैराफिन्स कहते हैं, ये एल्केन होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, इसको पैराफिन्स कहते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है। और हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें S का परसेंटेज क्या होता है 25% होता है और P का परसेंटेज क्या होता है 75 होता है। इसे आप पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि ये दो वर्ड्स पैरा प्लस अफिन्स जिसका मतलब होता है लेस अफिनिटी मतलब रिएक्टिव। तो ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या होती है, सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो ये चीज और हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनका जनरल नेम क्या होता है, जनरल नेम क्या होता है, एल्केन्स। एल्केन्स, ठीक है। तो जैसे मैं ये लिख दूं, देखो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, बेटा ध्यान देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन्स। एल्केन मतलब ये रूट वर्ड, एल्क जो होता है ये इतना रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड होता है, ध्यान देंगे, रूट वर्ड होता है। और रूट वर्ड मतलब कि जो मतलब क्या होता है कि कितने कार्बन, उसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक कार्बन है तो हम लोग मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट यूज करते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स यूज करते हैं, 7 कार्बन है तो हेप्ट यूज करते हैं, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट करते हैं, 9 कार्बन है तो नॉन करते हैं, ठीक है, और 10 है तो टेक करते हैं। तो ये 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, टेक इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए इसका नेम लिखना है तो हमने क्या कहा, एल्केन है। अब जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथ। देखो मेथ यूज कर लिए एल्क के स्थान पर, और आगे क्या लगा है, मेथ प्लस एन, तो क्या हो गया, मेथेन। ऐसे इसका हम लोग नाम लिखें तो क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथ प्लस एन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनका जनरल नेम क्या होता है, एल्केन्स होता है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं।
जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है, कौन से आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आगे इसमें हम बढ़ेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पॉसिबल होंगे हम कराने की कोशिश करेंगे, हम ये सोचेंगे कि जिससे आपका कोई क्वेश्चन से छूटा ना रह जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया, नाम कैसे लिखेंगे, मतलब इनका जनरल नेम क्या होता है, एल्केन्स होता है। अब देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आइसोमेरिज्म में ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म को क्लियर करने के लिए मेरे इसी चैनल पे वीडियो डाला गया है आइसोमेरिज्म, उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहां से हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करिए, फिर हम उसको पुनः आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन में हम लोग ये देखते हैं, एक होता है नॉर्मल, ध्यान देंगे, एक होता है आइसो, एक होता है नियो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर मिलेगा और ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो नॉर्मल में क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन होते हैं, ध्यान देंगे, जो स्ट्रेट चेन का, जैसे हेक्सेन हो गया, ध्यान देना, जैसे ये हो गया आपका हेक्सेन, ये नॉर्मल हो गया। अब एक ब्रांचिंग हो जाए तो क्या हो जाए, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाए, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाए तो इसे क्या कह देंगे, आइसो कह देंगे। अब क्या हो जाए कि अगर 2 ब्रांचिंग हो जाए तो इसे क्या कह देंगे, नियो कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे पोजीशन 2 पे क्या हो जाएगा कि 2 ब्रांचिंग हो जाए तो अर्थात क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाए। ठीक है, ब्यूटेन हो जाए। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, ये क्या हो जाए, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। अब ये चीज़ हम लोग लिख लिए हैं, तो एक चीज़ यहाँ से हम लोग और क्लियर कर लेते हैं कि जो भी हमारे टॉपिक है, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे एक एक टॉपिक से। अब देखिए यहाँ पे जो हो गया, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उस पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कार्बन्स क्या होते हैं, वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और वान डेर वाल फोर्स क्या करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, और जिसकी जितने ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगी उसमें वान डेर वाल फोर्स उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वान डेर वाल फोर्स घटता जाता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कम होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके प्रिपरेशन मेथड्स में, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड। हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड में हम लोग चले, उससे पहले हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, तो उस क्लासिफिकेशन को हमें कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम इसके प्रिपरेशन में चलते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने एल्केन के बारे में जनरल चीज़ें देख ली है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखे थे दूसरा क्लासिफिकेशन था, मतलब ये फर्स्ट तो हम लोग देख लिए हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स containing at least one double, ऐसे कह सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड, अब ध्यान रखना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब इसमें हम लोग अनसैचुरेटेड में क्या देखेंगे, अनसैचुरेटेड को, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान देंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक क्या है आपका, एक क्या है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन है, और दूसरा आपका एल्काइन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए इससे रिलेटेड चीजें हम लोग लिखते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Cl
H2N हो गया, ठीक है, ये हो गया। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए, अर्थात CH2 CH2 होगा। इसका भी फर्स्ट मेंबर कम से कम 2 कार्बन का रहेगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हो गया। इसमें अगर हम लोग देखें इस मेंबर को, अब हम इसको मिटा दें क्योंकि हमको इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एल्कीन्स में अगर हम लोग बात करें तो एल्कीन्स में कुछ चीजें हमको एल्कीन के बारे में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो क्या बातें हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो बेटा एक पॉइंट मिस हो रहा था जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो वहाँ पे 2 पॉइंट हमारा मिस हो गया है, उसको हम लोग वहाँ बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर 6 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, 6 C6H12 मीन्स 14, इसका कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो इसके 5 आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये 7 कार्बन का होगा, सिर्फ H18 यहाँ पे हो, ध्यान देंगे, तो इसके 9 आइसोमर पॉसिबल है। और अगर ये क्या हो जाए 10 कार्बन के हो जाए, 10 कार्बन के हो जाए, तो इसमें क्या है 75 आइसोमर पॉसिबल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ये हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है। अब हम लोग क्या है देख रहे हैं कि ये एल्केन्स में देख लिए। अब देखिए एल्कीन्स हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन में, ये देखिए डबल बॉन्ड होता है। तो हमें क्या करना है कि एल्कीन में ध्यान देंगे, एल्कीन में हमें क्या देखना है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि ये आपका एल्कीन्स है। अब देखिए एल्कीन्स में जो का डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, ध्यान देंगे, जैसे आपका ये एल्कीन हो गया और ये भी आपका एल्कीन हो सकता है, ये भी आपका एल्कीन हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बॉन्ड ज़्यादा बना दिए हैं तो ये भी एल्कीन हो सकता है, तो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसमें कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, अर्थात 120 का एंगल होगा, ठीक है। तो ये चीज हमको जनरली याद करना है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें यस कितना परसेंट होगा बेटा, इसके पहले यस का परसेंटेज कितना होगा 33% होगा और पी का परसेंटेज कितना होगा 67% होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग टर्मिनल कार्बन कहते हैं। क्या कौन सा कार्बन कहते हैं, टर्मिनल कार्बन कहते हैं, ध्यान देंगे, टर्मिनल कार्बन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे यहाँ, तो ये टर्मिनल कार्बन हो गया, ये भी टर्मिनल कार्बन हो गया, यहाँ पे आप डॉट बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल कार्बन में जो होता है ये ध्यान रखेंगे, टर्मिनल कार्बन में हम कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये CH3 के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाता है। अंदर कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जो टर्मिनल कार्बन जो हमेशा होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसके बारे में जनरल चीजें होंगी। अब यहाँ पे हम लोग इसी समय देख लेते हैं कि ऐसे इसमें भी होमोलॉगस सीरीज पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि अगर सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस है 2-4 कंपाउंड, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2-3 आपको दे देगा, पूछेगा कि होमोलॉगस, जैसे ये हमने लिख दिया, देखो ये हो गया, और यहाँ पे लिख दिया C3H6, ये लिख दिया C4H8 लिख दिया। अब ये क्या है, दे आर, तो दे आर क्या है, होमोलॉगस। क्यों होमोलॉगस है कि जो सक्सेसिव मेंबर हैं, ये जो सक्सेसिव मेंबर हैं इसमें CH2 का केवल डिफरेंस है, इसमें किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, तो ये होमोलॉगस हैं। अर्थात इनको जो हम लोग जो इनको अरेंज करने से जो हमें सीरीज मिलेगी उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनमें हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे उसमें हमने आइसोमेरिज्म देखा है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें पाई जाती है। तो इसमें अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करें तो देखते हैं कि ये जो है ये चेन और पोजीशन दोनों आइसोमेरिज्म दिखाती है। कौन कौन से, चेन और पोजीशन। तो इसमें हम लोग एक और चीज़ और देख लेते हैं, देखो ये चीज़ें हैं, एक बात और देखते हैं, इसको हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं, ओलेफिन्स कहते हैं, ठीक है। क्यों ओलेफिन्स कहते हैं कि जो इसका फर्स्ट मेंबर है, अर्थात ये CH2 जो है ये Cl2 से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है ये ऑयली प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ऑयली प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
ओलेफिन्स कहते हैं। तो किसको पैराफिन्स कहते हैं, हाइड्रो मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ओलेफिन्स कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है इस पे, तो ये ओलेफिन्स हो गया और पैराफिन्स हो गया। आइसोमेरिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये जो है हम लोग देख ले रहे हैं कि ये पोजीशन मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ध्यान देना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या दिखाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या दिखाती है, एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एल्कीन्स क्या दिखाते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको लेके आपको कंफ्यूजन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब मान लीजिए आप अभी ने देखा है, जैसे हमने कहा हेक्सीन कह दिया, हेक्सीन कह दिया, हेक्सीन जैसे हेक्सीन हम देखो ऐसे दे देगा, हेक्सीन 2 मिथाइल पेंटीन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटीन, और फिर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे हेक्सीन 2 मिथाइल पेंटीन और 3 मिथाइल पेंटीन, नहीं ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल ब्यूटी। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया आपके चेन आइसोमेरिज्म के। अगर स्ट्रक्चर हम लोग इसका बनाते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग पूछेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे ये दे देगा और फिर पूछ लेगा किसका आइसोमेरिज्म, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, हमने बॉइलिंग पॉइंट आपको बता रखा है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे हमने क्या कहा, हेप्टीन, तो 7 कार्बन सीधे हो गए, 2 हेप्टीन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ हो गया, सेकंड पोजीशन पे, और फिर क्या कह दिया 3 हेप्टीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 हेप्टीन हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है इसमें एट पोजीशन 1 पे, उसमें 2 पे, उस पर 3 पे, तो ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें एक स्पेशल जो हम लोगों ने आइसोमेरिज्म देखा है, तो आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आइसोमेरिज्म आप अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, जो आइसोमर्स होते हैं ध्यान देंगे, आइसोमेरिज्म को फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया स्ट्रक्चरल एंड, ध्यान देंगे स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देंगे इसको मतलब चेन, इसको ऐसा मैं जनरली बता दे रहा हूँ, देखो ये आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म, चेन ये हो गया, दूसरा हो गया पोजीशन, ध्यान देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तीसरा हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा हो गया ये मेटामेरिज्म, और एक आपका आता है 5वां होता है टाटोमेरिज्म। ये थोड़े जानते रहिए, टाटोमेरिज्म ये इसके टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के। अब देखिए ये हो गया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो पुनः इसको डिवाइड किया गया, स्टीरियो आइसोमर को जैसे इसको डिवाइड किया गया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका किया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट हो गया, और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो हमको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसी को हम लोग डिस्कस करके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब देखिए कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब दिखाएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। मतलब कोई भी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब दिखा सकता है, जब उसके बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब अगर दिखा रहा है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट रोटेशन आइसोमर भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड होने के कारण क्या करेगा और उसका पूरे रोटेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ एक इससे क्वेश्चन, इस पे जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड दे देगा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें पूछ लेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसे आप इसका एक्सपेंडेड बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसी के हिसाब से जो है नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डबल, और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जो कार्बन कार्बन एल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसके बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो क्या होता है 134 pm होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 134 pm होता है। ऐसे एल्केन में पूछ लेता है कभी कभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो 154 pm होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ये सब कंपटीशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक क्वेश्चन से करता है कि ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये इक्वल होता नहीं, ये बॉन्ड ये कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो इक्वल नहीं होता है, इवन दोनों सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है, एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है। चूंकि दोनों की साइज में डिफरेंस होता है, कार्बन कार्बन की साइज सिमिलर होती है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की साइज का डिफरेंट होती है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन का बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग होगा और कार्बन 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 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन होता है कि which isomerism is responsible for restrict rotation, means which isomerism happens when restrict rotation is, मतलब कि अगर restrict rotation है तो कौन सा isomerism होता है, तो आप क्या कहते हैं उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और किसके बीच, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ डबल बॉन्ड किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए हम कह रहे थे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हमने बताया सिस और दूसरा बताया ट्रांस। अब ये कंफ्यूजन होगा कि सिस फॉर्म कौन सा है, ट्रांस हम लोग कैसे कहेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए, ऐसे इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे आप ऐसे इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ए भी है और ये बी है और ये बी है, मतलब नहीं समझ पाएंगे होंगे आप। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मतलब ये हो गया कि ये दोनों देखो, अगर कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है, देखो ये सेम है ना, ये सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। क्या कह देंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। कौन सा फॉर्म कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। और अगर कार्बन देखो ये भी दोनों सेम है, तो ये कार्बन कौन से फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। मतलब सिस फॉर्म में क्या हमने कहा कि अगर कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है और सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड, देखो ये अपर साइड है लोअर साइड है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि सिस फॉर्म जैसे ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए ट्रांस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग जनरल देख लेते हैं, फिर ट्रांस सिस और ट्रांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हम लोग क्लियर भी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो सिस और ट्रांस से हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया है, अब ये मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए दे दिया हमने और ध्यान देना यहाँ पे हम ए दे रहे हैं और यहाँ क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, बी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है। सिमिलर ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। कौन सा फॉर्म कहेंगे बेटा, इसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे। और सिस फॉर्म किसको कहेंगे, मतलब अब देखिए यहाँ पे सिस फॉर्म क्लियर हो गया कि जो सिमिलर ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो, उसे सिस फॉर्म कहेंगे, और सिमिलर ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड हो, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना होगा कि कब सिस होगा और कब ट्रांस होगा। ठीक है, तो सिस और ट्रांस कब होगा और इसका असर क्या होगा
ये मतलब इस कंपाउंड पे इफेक्ट क्या होता है, तो इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस और ट्रांस में अगर हम लोग बात करें कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, या सिस मान लीजिए किसी कोई मॉलिक्यूल है उसका सिस ट्रांस का डाइपोल मोमेंट दिया गया है, तो उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट के हिसाब से ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के उसके जो है सिस या ट्रांस होने के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ध्यान रखना, टू ब्यूटीन लिखा, हमने क्या लिखा, टू ब्यूटीन, देखो 2 ब्यूटीन लिख दे रहा हूँ। अब इसका मैं सिस और ट्रांस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए सिस और ट्रांस का कैसे, 2 ब्यूटीन हो गया, मतलब कार्बन कार्बन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। 2 ब्यूटीन है तो मतलब क्या हो गया, ये देखो CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, ये और H और H हो गया। मतलब ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 और 4 होगा। 2 ब्यूटीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज, यहाँ पे H हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो CH3 को यहाँ कर दिया है और यहाँ भी कर दिया है, ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड है। तो ये जो CH3 है, ध्यान देंगे, ये जो आपका CH3 है किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ हो गया। और ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दोनों सिमिलर ग्रुप हैं, देखो ये सिमिलर ग्रुप है, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप एक साइड है, हाइड्रोजन भी एक साइड है, तो क्या होगा, ये आपका सिस फॉर्म हो गया। तो सिस फॉर्म हो गया। तो इसका अगर हम ट्रांस आपसे कहें बनाने के लिए, तो ट्रांस आप बड़ा आसानी से बना लेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड देंगे और ऐसे आप बना देंगे। देखिए ध्यान देंगे, आपको आ जा रहा है, ऐसे यहाँ पे CH3 लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, एक CH3 अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। ये देखो यहाँ पे तो CH3, देखो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो है सिमिलर ग्रुप कहाँ पे है, सिमिलर ग्रुप किस डायरेक्शन में है, सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसे हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया सिस और ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे, अगर सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड हो तो उसको सिस फॉर्म कहेंगे, और अगर सिमिलर ग्रुप क्या है, सिमिलर ग्रुप क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। तो मेरे चैनल पे सिस ट्रांस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, एक वीडियो में हमने अपलोड करके रखा है, तो वहाँ पे जाके आप जो है इसको देख सकते हैं, सिस और ट्रांस को कैसे क्लियर करें, किस केस में कंपाउंड सिस बनाएगा, किस केस में कंपाउंड सिस नहीं बनाएगा, और क्या सिस और ट्रांस के डाइपोल मोमेंट एक होते हैं, या कौन से कंपाउंड सिस फॉर्म बनाएगा, या दिया गया कंपाउंड हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। यहाँ से बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, देखो ये दे देगा आपको, जैसे हमने जो अभी लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये हो गया, ठीक है, एक ही दे देगा, दूसरा ये दे देगा आपको CH3 डबल बॉन्ड CH3, देखो यहाँ पे CH ऐसे दे देगा, देखो ये हो गया, ठीक है। थर्ड दे देगा यहाँ पे ऐसे आपको दे देगा CH3 CH यहाँ पे और डबल बॉन्ड और क्या देगा CH3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 ये दे देगा, ठीक है। और चौथा आपको दे सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे चौथा आपको कुछ इस तरीके से देगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ही उलट देगा, ठीक है। कैसे CH3 इधर कर देगा और यहाँ डबल बॉन्ड CH3 दिखा देगा और यहाँ डबल बॉन्ड और H और CH3। अब इससे पूछे लेगा which of the following doesn't show geometrical isomerism, which of the following doesn't show geometrical isomerism। geometrical आइसोमेरिज्म। तो आपको मालूम है कि देखो हम लोग कैसे इसको जान सकते हैं, देखो ये अभी हमने 2 ब्यूटेन का पढ़ा है कि ये सिस ट्रांस शो ही करता है, ये 2 ब्यूटेन है शो ही करेगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, देखो इसमें चारों ग्रुप सिमिलर है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर इसको ये दे रहे हैं, इसको भी ये देंगे और इसको भी ये देंगे और इसको भी देंगे, तो ये कंपाउंड नहीं शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ ध्यान दें, अगर इसको ये दे रहे हैं, इसको ये दे रहे हैं,
इसको भी ये दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे, मतलब देखो दो ग्रुप क्या मिलेंगे, सिमिलर मिल जाएंगे, दो ग्रुप यहाँ पे सिमिलर मिल जाएंगे, अर्थात इस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा, इसको हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रत्येक केस में ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक केस में हमारा क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो इसका ट्रांसफॉर्म नहीं पॉसिबल, इसको लिख लेना आपको, इसको ट्रांसफॉर्म इसका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसका बेसिस फॉर्म ही केवल पॉसिबल होगा, ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो, यहाँ पे डू नॉट शो, तो ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, क्यों नहीं, ऊपर वाला कंपाउंड शो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। अच्छा 2-3-4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे भी क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसकी चारों बैलेंस चेक कर लीजिए, अगर वो चारों बैलेंस सिमिलर ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। और दोनों साइड, दोनों जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उसमें कम से कम दोनों में डिफरेंस अगर है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक हमारे थे। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एल्काइंस।